नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक एजुकेशनल हब में। और अब हम एक श्रृंखला की शुरुआत करने चल रहे हैं। वो श्रृंखला है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी हम सभी के लिए कितनी आवश्यक है। अगर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं कोई, तो उसकी बेस जो हैं वो एनसीईआरटी से ही क्लियर हुआ करते हैं। और हमेशा हमें कहा जाता है कि एनसीईआरटी को ठीक से एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो अवश्य क्लियर हो जाए। तो हम उसी के तहत अभी जो बच्चे नहीं पढ़ पाया करते हैं, जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट नहीं पढ़ पाते हैं, एनसीईआरटी कहीं ना कहीं से मिस हो जाया करता है, तो उनके लिए एक तरीके से देखा जाए तो ये अवसर है कि वो अगर पढ़ने में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने खाली समय में इस वीडियो को चला करके, उसे सुन करके ही उसके बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है, जो कि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी का अध्याय 1, उसमें जो पोर्शन हमारे लिए आवश्यक हैं, उसको हम अवश्य पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि क्या दिया गया है एनसीईआरटी में। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया ही कि पहला चैप्टर जो है, जो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जानना ज़रूरी है। और आप अगर इसे लाइक और शेयर करेंगे, और जितना ही आप इसके बारे में अपने सुझाव देंगे, उसी हिसाब से फिर हम आगे भी अगली वीडियो को ले आएंगे। तो अध्याय 1, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संविधान में क्या है और कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी फिर हम मेन पोर्शन पर चलेंगे। तो परिचय देख लें इसका, कि यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको इस पुस्तक के द्वारा ज्ञान होगा। तो हम इसी पे आगे हम काम करने चल रहे हैं, तो हम मेन पोर्शन पे चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखेंगे, अभी बीच की जो चीज़ें हैं कोई ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है, हम सभी जानते हैं कि क्या क्या महत्वता है उसके बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान बना कैसे। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई, जिसे ब्रिटिश मंडल की एक समिति, कैबिनेट मिशन, ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 992 सीटें, मतलब 992 सदस्य चुनने थे, तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और सामान्य, में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के अपने प्रतिनिधियों को चुनना था, और इसके लिए उन्हें समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सामान्य योग्य बनाते हैं। तो जो अभी चला था पहले, इसके पहले उसको कोई खास वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम देखते हैं कि संविधान सभा का स्वरूप, जो स्वरूप है उसके बारे में बढ़ते हैं। तो 3 जून 1947 को योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे, क्योंकि हमारा जो संविधान बना हुआ था
वो अविभाजित भारत के लिए बना हुआ था। इसलिए तो संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधिपरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा के में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसने 82% सीटें प्राप्त की। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। ठीक है, तो आगे ये भी क्वेश्चन दे रखा है, यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई थी? तो ये क्वेश्चन है, आप इसको सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज टाइप का रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान सभा के बनने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। संविधान सभा के सदस्य ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रित होनी चाहिए या विकेंद्रित? ठीक, राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या कार्यशक्ति होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा को इससे बढ़िया व्यावहारिक रूप कुछ और हो ही नहीं सकता था। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की,
बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठकर देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे-मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है और हर अनुच्छेद को लेकर जैसे विस्तृत और बारीकी से बात हुई है, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। अब इसकी कार्यविधि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कार्यविधि संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या B.R. अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर कई नामों से जाना जाता है, इन कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप भी लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सब ने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों को तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क की शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया, जो 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान की बैठक 166 दिनों तक चली। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले भी हुए थे। ठीक, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, इसमें किस तरीके से क्या वो चीज़ें हो रही हैं। अब देख रहे हैं आप राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। तो अब हम इसमें देखेंगे जो विरासत है राष्ट्रीय आंदोलनों की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते ही नहीं बनता। भारत की संविधान सभा भी इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर करना चाहिए आदि। उन बहसों में निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। मतलब क्या मिला हमें कि यहाँ पे जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो नेहरू जी के द्वारा लाया गया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसे बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान
केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। संस्थागत व्यवस्थाएं, इसमें अब हम देखने चल रहे हैं। तो संविधान को प्रभावी बनाने का तरीका, तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। अब एक एक्सरसाइज है इसमें, यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या होता, हमें 1957 का इंतजार करना पड़ता तो क्या होता, क्या तब बनाया गया संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं कि क्या होता। अब इसमें देखिए नीचे छोटा छोटा दे रखा है उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु, इसको आप थोड़ा सा रोक करके पढ़ सकते हैं, अपने से पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखते हैं हम, शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक या तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। ठीक, अब इसमें एक और क्वेश्चन आ गया, क्या यह संविधान का उदार था? हम ऐसे संविधान क्यों नहीं बना सके जिसमें कहीं से कुछ भी उधार न लिया जाए? तो इसके बारे में आप खुद जान सकते हैं। ठीक है, अब संविधान सभा में चर्चा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी आप फोटो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे चर्चा हो रही है। भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये प्रश्नावली दी गई है, इसमें इसको देख लें कि इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है या नहीं देता। ठीक है, इसके बारे में देख लें। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र को का रेखांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। यह कुछ मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। ठीक, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? आप इसको देख सकते हैं। संसद, अब इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था, ये कारण है। या संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे, ये कारण है। या फिर संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। मतलब इसे कई सारे दिए गए हैं, ये क्वेश्चनरी है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा अपने से ही रोक करके और सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 4th दे रखा है, 5th दे रखा है, 6th है। अब ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों को का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा? तो आप खुद जानते हैं क्या परिणाम हो सकता है। अगर शक्तियों का निर्धारण न किया जाए तो कितना भयंकर परिणाम आ सकता है, कितना टकराव उत्पन्न हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं। 7वां पॉइंट आप देख रहे हैं, शासकों की सीमाओं का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो
अब आप इसमें देखिए एक चीज़ का जिक्र और है कि राज्यसभा टीवी श्रृंखला संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी तथा गांधी सरकार, सरदार और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी फिल्में देखें एवं चर्चा करें। जिस संविधान में संविधान बनाया गया उसको समझने में ये दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ मदद करेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में अगर हम रीडिंग करते हैं तो कहीं न कहीं से भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको देख कर के अगर कोई चीज़ें याद करते हैं तो जल्दी याद होता है। तो वही इसी एक माध्यम से हम भी आपको कोशिश किए कि आप ऑडियो सुन कर के ही कहीं न कहीं से उसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस एक प्रयास है ये अपना। बाकी आपके लिए कितना ये यूज़फुल रहा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो 10वां पॉइंट अभी हम एक और देख रहे हैं, संविधान में क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने 3 अलग-अलग पक्ष लिए। पहला क्या था, हरबंस जी थे, उन्होंने क्या कहा, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। और एक ने यहाँ संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विविध वादा है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल रहा। तो अपनी अपनी राय दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपनी राय देने में सक्षम हैं और स्वतंत्र भी हैं, तो आप अपनी राय ज़रूर अपने हिसाब से दे सकते हैं। अभी देखिए नाजिमा जो है, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया। इन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि हमने उसे असफल बनाया। तो आप क्या सहमत हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो आप अपना पक्ष ज़रूर बताएं। तो कमेंट करके आप मुझे ये बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो रही है, तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट अध्याय को लेकर चले आएंगे और उसमें मौलिक अधिकार और आपके जो डीपीएसपी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये प्रयास आपको पसंद आया तो हम आगे भी और चीज़ें करेंगे। और अगर आपको 9th की एनसीईआरटीज़ भी चाहिए तो आप बताइएगा, 9th to 12th तक का हम हर सब्जेक्ट का आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी उपलब्ध कराएंगे वीडियो में। अगर आपको कहीं से क्या सॉफ्ट कॉपी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो आप उसके बारे में बोलेंगे तो वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।